साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम सेकंड ग्रेड हिंदी 2016 का पेपर का आरपीएससी आंसर की से सॉल्यूशन करेंगे। पेपर का सॉल्यूशन करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आरपीएससी आंसर की से इस पेपर का मिलान किया गया है, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उत्तर में कोई संशय है। पहला प्रश्न जो था 2016 आरपीएससी हिंदी सेकंड ग्रेड में, वह प्रश्न था निम्नांकित में विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण है। प्रश्न की प्रकृति हमें हमेशा समझनी है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर विस्मयादिबोधक अवयव का उदाहरण ही पूछा है और उसका सही उत्तर है विकल्प 4 वाह। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि सारे शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा होने चाहिए। प्रश्न की प्रकृति यह है, प्रश्न यह आपसे पूछना चाहता है और इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प दूसरा, पुस्तक, पहाड़ और नदी, ये सभी शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा के है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, पूछा गया है भाववाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि 3 विकल्प ऐसे हैं जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं और एक विकल्प ऐसा है जिसमें भाववाचक संज्ञा के उदाहरण सभी शब्द नहीं हैं और इसका जो सही उत्तर है विकल्प चौथा है दानव, मनुष्य और ब्राह्मण। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर पूछा गया है कि संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं का पूछा है। इसका मतलब शेष वाक्यों में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है और एक वाक्य ऐसा है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है और वह है तीसरा विकल्प, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। अगला प्रश्न है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ध्यान देना है, जो उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया का नहीं है वह विकल्प चुनना है और वह विकल्प है वह खाना खाकर सो गया। यहाँ पर जो ऊपर के 1, 2 और 3 विकल्प है वह प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है, जबकि चौथा विकल्प है वह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो हमें हमेशा प्रश्न की प्रकृति को समझना है। प्रश्न को आप कम से कम 2 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद में आप यह निश्चय कर लीजिए कि प्रश्न क्या पूछना चाहता है, उसके बाद में फिर प्रश्न का उत्तर आप ढूंढें। अगला जो प्रश्न है वह है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। यानी कि 3 वाक्य ऐसे हैं जो मिश्र वाक्य है और एक मिश्र वाक्य नहीं है और इसमें जो पहला उदाहरण है यह मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है, शेष तीनों ही मिश्र वाक्य है। 7वां प्रश्न है द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है। ध्यान रखना है, द्वंद्व समास जिसमें नहीं है वह विकल्प चुनना है हमें। हरिहर, शीतोष्ण, गौरी शंकर और चौथा है मंत्री परिषद। तो चौथा विकल्प है, इसमें द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है किस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो उपमेय उपमान का संबंध या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध है वह कर्मधारय समास में होता है।
तो दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद कौन सा है? 3 विकल्प है, गलत है, और चौथा विकल्प है वह सही है। तो इसका जो संधि विच्छेद है वह विकल्प दूसरा सही उत्तर है, वाक धन ईश। 10वां प्रश्न है, इनमें से विशेषण उपवाक्य है। तो दूसरा विकल्प है, जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। यह वाक्य विशेषण उपवाक्य है। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? यानी कि शेष 3 संयुक्त वाक्य नहीं है, एक वाक्य ही ऐसा है जो संयुक्त वाक्य है, और वह जो सही विकल्प है चौथा है, लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। तो यह जो विकल्प है वह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? यानी कि व्यंजन संधि का विकल्प 1 है, शेष अन्य संधियों के विकल्प है। तो इसका जो तीसरा उदाहरण है, तीसरा विकल्प है, तदनुसार। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, या इसमें व्यंजन संधि है। तो तीसरा विकल्प सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में अपादान तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष, और वह है पदच्युत में। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? हमें ध्यान देना है, यहाँ पर प्र उपसर्ग नहीं है, वह विकल्प हमें चुनना है। तो जो दूसरा विकल्प है वह इसका सही उत्तर है। इसमें प्रत्यक्ष में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रतिधन अक्ष ऐसे होता है, तो प्रति उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय का प्रश्न है, और हमें चुनाव करना है कि कौन से विकल्प में गार प्रत्यय नहीं है। मददगार, गुनहगार, यादगार और उद्गार। तो चौथा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? सखी का जो पर्यायवाची नहीं है वह चुनाव करना है। सहचरी, आली, सहेली, ये सखी के पर्यायवाची है, जबकि ललना यह सखी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द है? यानी कि एक विकल्प ऐसा है जो विलोम शब्द का सही युग्म है। पहला है खंडन मंडन, यही इसका सही उत्तर है। शेष सही जोड़े नहीं है विलोम शब्द के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वाणी के अनेकार्थ में से नहीं है? यानी कि 3 विकल्प वाणी के अनेकार्थ है और एक नहीं है, और वह उत्तर है तीर। शेष तीनों वचन, सरस्वती और रसना, ये वाणी के अनेकार्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में युग्म शब्द का अर्थभेद सुमेलित नहीं है? यानी कि युग्म शब्द का जो अर्थभेद है वह 3 में सुमेलित है और 1 में सुमेलित नहीं है। उस विकल्प का चुनाव करना है, और वह विकल्प है दूसरा, प्रेक्षक, प्रेषक। यह जो इसका जो अर्थभेद है वह सही नहीं है, शुद्ध नहीं है। शेष तीनों ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और इसके लिए एक शब्द है कृतकार्य। चौथा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द को हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, और
तीसरा विकल्प अशुद्ध है। 22वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण संधि का उदाहरण नहीं है? सर्वेश्वर, गंगोर्मी, महर्षि और पृथ्वीश्वर। पृथ्वीश्वर, यह जो चौथा विकल्प है यह गुण संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। तीसरा विकल्प इसका उत्तर है अतिथि। निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? पुत्री का पर्यायवाची का समूह यानी कि सारे शब्द है वो पुत्री के पर्यायवाची होने चाहिए। तो इसमें जो चौथा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है तनया, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा। 25वां प्रश्न है, द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। और दूसरा विकल्प है द्विज के जो अर्थ है पक्षी, दांत और चंद्रमा के लिए द्विज शब्द प्रयुक्त होता है। दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जरठ, जठर शब्द युग्म का अर्थ है क्रमशः बताना है। जरठ का अर्थ बूढ़ा और जठर का अर्थ पेट, यानी कि चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा को ईशान कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द है। तो यह शब्द है वो बहुत बार पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ तक कि आरएएस की परीक्षाओं में भी इसे पूछा गया है। और कई बार पूछने के बावजूद भी परीक्षार्थी इस शब्द को लेकर संशय में रहते हैं। तो इस शब्द को हमें अच्छी तरह से याद करना है। इसी प्रकार के श्रृंगार शब्द हैं, श्रृंगार शब्द को भी हमें अच्छी तरह से याद रखना है। इसका जो चौथा विकल्प है शुश्रूषा, यह विकल्प सही उत्तर है। शेष तीनों गलत हैं। तो इस शब्द को थोड़ा अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य का हमें चुनाव करना है। तो इसका जो पहला विकल्प है वह इसका उत्तर है, यह वाक्य अशुद्ध है। इसमें सोदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका मतलब भी उदाहरण सहित होता है और यहाँ पर शब्द सहित भी दे दिया है। तो इस वजह से यह उत्तर गलत, या कहें कि यह वाक्य जो है वह अशुद्ध है। सही उत्तर इसका पहला विकल्प है। अगला प्रश्न है, बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती हैं, यह अर्थ बताने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो इस अर्थ को बताने वाली लोकोक्ति है विकल्प 4, हाथी के पाँव में सबका पाँव समाए। बड़ों के साथ छोटों की भी निभ जाती है, तो इसके लिए यह लोकोक्ति सही बैठती है। अगले जो प्रश्न है 31 से लेकर के 34 तक, इनके उत्तर है। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश को हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना है, फिर प्रश्नों का अध्ययन करना है और उसके बाद में प्रश्नों के उत्तर को हमें इसमें से ढूंढने का प्रयास करना है। जो 31वां प्रश्न है वह है, अभीप्सित शब्द का क्या अर्थ है? और इसका जो सही उत्तर है वह है चाहा हुआ। 32वां प्रश्न है, फल न मिलने पर कौन निराश हो जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प 1 है, अधिक आशावादी व्यक्ति। यहाँ पर यह थोड़ा त्रुटिवश यहाँ पर निशान लग गया। सही उत्तर है अधिक आशावादी व्यक्ति। अगला प्रश्न है, निराशा को किसके समान बताया गया है? तो ये सारे जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो इस हम गद्यांश से ले रहे हैं और इसका उत्तर है चौथा, घने अंधकार के समान। अगला प्रश्न है, मानसिक अशांति का प्रमुख कारण क्या है? और इसका सही उत्तर है निराशा। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है? तो यहाँ पर जो विकल्प तीसरा है वो सही उत्तर है 22।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है इसका आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, निंदक नियरे राखिए कहकर कबीर निंदा करने वालों को अपने नजदीक रखने की सलाह क्यों दे रहे हैं? और इसका सही उत्तर है चौथा, वे हमारी कमियां दूर करके हमारे अंदर अच्छाई का संचार करते हैं। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा में पुष्प ने क्या इच्छा व्यक्त की है? तो पुष्प की इच्छा है कि वह राष्ट्र बलिदानी सैनिकों के चरण स्पर्श करे। तो दूसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माता का आंचल नामक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो यह किसी उपन्यास का अंश है और इसे शीर्षक दिया गया है माता का आंचल, और इसका जो सही उत्तर है वह है देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है माता का आंचल। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किसने लिखी है? तो इसके जो लेखक है वह है कहानीकार है कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत में किस जगह की यात्रा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर गंतोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। अगला प्रश्न है, ऋतुराज की कन्यादान कविता का केंद्रीय विषय क्या है? केंद्रीय विषय इस कविता का क्या है? चौथा विकल्प है सही उत्तर, स्त्री के परंपरागत आदर्शीकरण का प्रतिकार करना। अगला प्रश्न है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। उक्त कवित्व में देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? तो यहाँ पर जो बसंत का चित्रण है वो एक बालक के रूप में हुआ है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संगतकार कविता किसके द्वारा लिखी गई है? मंगलेश डबराल की। और अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्य उपासक महाराणा प्रताप पाठ के आधार पर बताइए कि रहीम प्रताप की किस चारित्रिक महानता से प्रभावित हुआ? तो इसका सही उत्तर है पराई स्त्री को मां के समान मानना। इस कारण रहीम प्रभावित हुए प्रताप की चरित्र से। अगला प्रश्न है, लेखक विष्णुकांत शास्त्री और उनके साथी मुक्ति योद्धाओं के शिविर में क्यों चले गए थे? और इसका उत्तर है असामरिक सामग्री भेंट स्वरूप देने के लिए वो मुक्ति शिविर में गए थे। अगला प्रश्न है, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहिन की, कांधे में जनेऊ राखियो माला राखी घर में। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इसका जो सही उत्तर है वह है भूषण। ये भूषण के शब्द है। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अनोखी परीक्षा कहानी का मूल विषय क्या है? इसका मूल विषय है परमात्म तत्व की सर्वव्यापकता का उद्घाटन करना। अगला प्रश्न है, बड़े घर की बेटी कहानी का क्या उद्देश्य है? पहला विकल्प है घर परिवार को बिखरने से बचाना। 50वां प्रश्न है, शरणदाता कहानी का केंद्रीय भाव कौन है? केंद्रीय पात्र कौन है? तो इसका जो केंद्रीय पात्र है देवेंद्र लाल जी इसके केंद्रीय पात्र है। अगला प्रश्न है, देवसेना का गीत प्रसाद की किस रचना से लिया गया है? तो ये स्कंद गुप्त जो नाटक है वहाँ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय रचित यह दीप अकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है? तो इस कविता में दीपक व्यष्टि का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जायसी रचित 12 मासा कविता में किस नायिका की व्यथा कथा चित्रित है? तो 12 मासा में नागमती की व्यथा और कथा चित्रित है। अगला प्रश्न है, कुटज निबंध में मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया गया है? चौथा विकल्प सही उत्तर है सामान्य वस्तुओं में छिपे हुए विशेष गुणों को पहचानें।
अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी की आत्मकथा का शीर्षक है, यानी कि इनकी आत्मकथा का नाम बताइए। वह है आज के अतीत। तीसरा विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो यह रंगभूमि उपन्यास का अंश है, जो कि पाठ्य पुस्तक में संकलित था। अगला प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो इसका उत्तर है आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, यह एक सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है, शक्ति परम सुख है, जीवन अजर अमर है। उपर्युक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है और उनका ही यह कथन है। अगला प्रश्न है, तुलसी हाय गरीब की, कबहू न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम सो लोह भस्म हुए जाए। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत है? तो यह पंक्तियां हैं दीनों पर प्रेम पाठ से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, जगती तल का मल धोने को गंगा यमुना मैं बहा सकूं। उपर्युक्त पद्यांश किस कवि का है? तो ये जो पंक्तियां है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अज्ञेय की रचनाओं का सही समूह कौन सा है? यानी कि सारी रचनाएं अज्ञेय जी की होनी चाहिए और इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, भग्नदूत, चिंता, आंगन के पार, द्वार। तो ये तीनों ही रचनाएं अज्ञेय जी की है। अगला प्रश्न है, पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। उपरोक्त पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? तो उत्तर है इसका कन्यादान। अगला प्रश्न है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहकर गोपियां क्या संदेश देना चाहती है? विरह वेदना का, निर्गुण योग के खंडन का, उद्धव के तिरस्कार का, या फिर एकनिष्ठ प्रेम का। सही उत्तर इसका है चौथा विकल्प, एकनिष्ठ प्रेम का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसी द्वारा रचित नहीं है? यानी कि जिसका रचनाकार जिसके तुलसीदास जी नहीं है वो है अध्यात्म रामायण। शेष तीनों बरवे रामायण, दोहावली और जानकी मंगल, ये तीनों ही तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रस खान ने किस से दीक्षा प्राप्त की? यानी कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे गोस्वामी विट्ठल नाथ। अगला प्रश्न है, स्त्री गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। उपरोक्त पंक्ति प्रेमचंद की किस रचना से उद्धृत है? बड़े घर की बेटी जो कहानी है वहां से ये पंक्तियां ली गई है। अगला प्रश्न है, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। उपरोक्त पंक्ति किस कहानी से उद्धृत है? ताई कहानी से ये पंक्तियां ली गई है, जिसमें ताई के कोई पुत्र नहीं होता है। आह कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। उपरोक्त पंक्ति किस कहानीकार की है? तो ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के कारण हम अपनी सभ्यता, संस्कृति और धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू पाठ के अनुसार यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता किसकी देन है? तो यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता अमेरिका की देन है लेखक के अनुसार। अगला प्रश्न है, यथास्मे रोचते विश्वम निबंध संग्रह से उद्धृत है। तो कौन सा निबंध संग्रह है? तो यह है विराम चिन्ह, पहला विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की है? रघुवीर साय की एक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज, वहां से ली गई है। कुंवर नारायण की कविता
के बहाने रचना उनके किस काव्य संग्रह से में संकलित है? इन दिनों काव्य संग्रह है, वहाँ से ली गई है रचना। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन किस विधा की रचना है? तो यह उनकी संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा है। अगला प्रश्न है, सिल्वर वेडिंग कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? यशोधर बाबू इसके केंद्रीय पात्र हैं, जिनकी सिल्वर वेडिंग का वर्णन यहाँ पर इस कहानी में किया गया है। अतीत में दबे पांव यात्रा वृत्तांत के लेखक ओम थानवी जी हैं, जिनका संबंध राजस्थान के बीकानेर जिले से है। तो राजस्थान में से संपर्क या उनसे संबंध रखने वाले कवियों और लेखकों के बारे में भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, डायरी के पन्ने नामक डायरी अंश लेखिका ने किसको संबोधित करके लिखा है? किट्टी को संबोधित करके लिखा है। अगला प्रश्न है, शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। गौड़ी रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो शेष तीनों कथन सही है और ये कथन सही नहीं है। दूसरा विकल्प इसका उत्तर है। 79 काव्य शास्त्र का प्रश्न है, काव्य स्वभावः कर्तारो धर्मा गुणः, काव्य गुण की यह परिभाषा किस आचार्य ने प्रस्तुत की है? तो यह जो परिभाषा है ये आचार्य वामन की है। अगला प्रश्न है, लोक या शास्त्र के विरुद्ध पद क्रम होने पर कौन सा काव्य दोष होता है? तो अब दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, उपमा अलंकार के उक्त उदाहरण में साधारण धर्म कौन सा है? तो यहाँ पर साधारण धर्म है चिल्लाई। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो ये यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है, शेष तीनों ही सही है। 83 नंबर प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान है? राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? यानी कि 3 तो सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, वह है परमाल राशो। 85 प्रश्न संख्या, भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति का परिणाम था। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 86, इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? तो अंग वधु सुंदरदास का नहीं है, शेष तीनों ही सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे कथनों को याद करना होगा। इसके लिए हमें इन्हीं का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। विशेष रूप से आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, ये 3 काल हमें अवश्य पढ़ने चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ नहीं है? तो बिहारी सत्सई लक्षण ग्रंथ नहीं है, शेष तीनों ही लक्षण ग्रंथ है। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? ये वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, शेष विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के रचनाकार मोहन राकेश हैं। गीत फरोश कविता की रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र है। इनमें से किस विकल्प में कहानी और कहानीकार सुमेलित नहीं है? तो पहला विकल्प है यही सच है, उषा प्रेमवदा की कहानी नहीं है, यह मन्नू भंडारी की रचना है, शेष तीनों ही सही है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? यानी कि पश्चिमी हिंदी में नहीं आने वाली बोली का चुनाव हमें करना है। और पश्चिमी हिंदी में
बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आती है, जबकि बघेली नहीं आती। तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन वे जात अजों वे वाह यमुना के तीर। पंक्तियों में शब्द शक्ति है, इसमें आर्थी शब्द आर्थी व्यंजना है इसमें। चौथा विकल्प उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, मधुमय वसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। उपर्युक्त पंक्तियों में काव्य गुण है, इसमें माधुर्य गुण है। अगला प्रश्न है, जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वहां कौन सा काव्य दोष होता है। तो वहां पर अप्रतीतत्व दोष होता है। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। पंक्तियों में अलंकार है, असंगति अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो प्रगति के पथ में विचरो उठो भुवन में सुख शांति भरो उठो। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है। द्रुत विलंबित छंद यहाँ पर है। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितह जानकी लखन तन। पंक्तियों में प्रयुक्त छंद सोरठा है। सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है, उच्छ्वास उसका भेद नहीं है। स्तंभ वैवर्ण्य और प्रलय सात्विक अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 101, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नटी जाए। पंक्तियों में रस श्रृंगार रस का वर्णन है। अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न तो ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन 102 नंबर प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सुंदरदास। सुंदरदास का अष्टछाप से कोई संबंध नहीं रहा है। परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, ये तीनों ही अष्टछाप के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है जिसे डिलीट कर दिया गया है, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आरपीएससी ने इसे डिलीट मान लिया गया है। निम्नांकित तार सप्तक में संकलित कवियों से संबद्ध कौन सा युग्म असंगत है। तो तार सप्तक से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसका जो विकल्प है दूसरा यह असंगत है, शेष तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी की मूल कथा निम्न में से किस ग्रंथ पर आधारित है। तो कामायनी की मूल कथा है वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित है। 106 नंबर प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है। 107, कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये दूसरा कथन वो गलत है। वे शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे हैं। वे प्रभावित रहे, ऐसा होता तो यह सही होता। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व देते थे, यह सही है कबीर के संबंध में। वे रामानंद के शिष्य थे, सही है। उन्होंने भाषा सौष्ठव की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया, यह भी सही है। अगला जो प्रश्न है वह है, रामचरितमानस के बाल कांड में इनमें से कौन सा प्रसंग समाहित नहीं है। बाल कांड में कौन सा प्रसंग नहीं है। सती का मोह, धनुष भंग और श्री सीता राम विवाह, ये तीनों ही बालकांड में है। जबकि चौथा विकल्प राम राज्याभिषेक की तैयारी, यह बालकांड में नहीं है। अगला प्रश्न है, देखो नंद द्वार रथ ठाड़ो बाहुरी सखी सुफल कसुत आयो पर्यो संदेह उर गाढ़ो। यहाँ सुफल कसुत किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह अक्रूर के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जहाँ बैठावे तित ही बैठूं
बेचे तो बिक जाऊं, उक्त पंक्ति में मीरा का कौन सा मनोभाव व्यंजित हुआ है? तो इसमें तीसरा विकल्प है, अनन्य समर्पण मीरा का व्यंजित हुआ है। अगला प्रश्न है, ज्योति जौन में मिली गई, नेक न होती लखाए, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। प्रस्तुत दोहे में कौन सी नायिका का चित्रण हुआ है? यहाँ पर शुक्ला बिशारिका का चित्रण हुआ है। दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। 112वां प्रश्न है, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फैन या बुध बुध नहीं उसमें उठा, खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ मैं जाता पितामह पास हूँ। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्तियां किस चरित्र की मनोदशा को व्यक्त कर रही है? तो यह युधिष्ठिर की मनोदशा को व्यक्त करती है। प्रश्न संख्या 113 को डिलीट कर दिया गया है। 114 प्रश्न है, असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? तो राजा का जो अहंकार है वह नष्ट हो गया असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही। अगला प्रश्न है, उत्साह नामक निबंध जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, के आधार पर बताइए कि दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद के वर्ग में किसका है? तो वही स्थान आनंद के वर्ग में उत्साह का है। यह जो दूसरा विकल्प है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी के आधार पर बताइए कि मेजर गिरीश नेगी लतिका को मैन ईटर ऑफ कुमाऊं कहकर क्यों संबोधित करता था? उसे चिढ़ाने के लिए। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित विधियों में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। व्याकरण के लिए जो सही विधि नहीं है वह है दूसरी, अनुकरणात्मक विधि। प्रश्न संख्या 118, निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? चौथा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, निगमन विधि का सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? तो साहचर्य विधि के आविष्कारक मारिया मॉन्टेस्री। सुमेलित करना है यहाँ पर, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर है। गद्य शिक्षण में तीसरा है मौन वाचन, रचना शिक्षण में संवाद लेखन, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि और पद्य शिक्षण में रसास्वादन विधि। 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? तो इसके चतुर्थ सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न 123 नंबर को आरपीसी ने डिलीट कर लिया है। 124 प्रश्न है, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या 125, भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को छांटिए। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर है। इस विधि में व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान न दिया जाकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। 126वां प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन इसका दूसरा नाम है। निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यवसाध्य मानी जाती है? भाषा शिक्षण यंत्र विधि। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? एलन और ईव।
तीसरा विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक है। प्रश्न संख्या 131, श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती हैं। उपरोक्त कथन निम्न में से किस से संबंधित है? यह इकाई योजना से संबंधित है। सीता वाद्य किस तरह की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो सीता वाद्य श्रव्य या सुनने की शिक्षण सहायक सामग्री है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 1, 2, 3 सही है और जबकि चौथा सुमेलित नहीं है। वैधता, परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो ये चौथा विकल्प है, यह इसका उत्तर है। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति विकसित करना यह नहीं है। 136वां प्रश्न है, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इनमें से कौन सा कथन गलत है? स्वर अघोष ध्वनियां होती हैं, यह कथन गलत है। शेष तीनों कथन सही है। अ कंठ्य ध्वनि है, उ ओष्ठ्य ध्वनि है और क स्पर्श व्यंजन है। इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंत्य है? तो यहाँ पर त, थ और श, इनकी जो ध्वनियां हैं वह दंत्य है। 139, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर मुख्य शब्द है वो तत्सम है। इनमें से किस विकल्प में एक भी तत्सम शब्द नहीं है? यानी कि तत्सम शब्द नहीं होना चाहिए। तो ईंट, मूछ और पहचान, इसमें कोई भी शब्द तत्सम नहीं है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? उर्दू शब्द, हालांकि उर्दू भाषा भी है, तो उर्दू शब्द है वह तुर्की भाषा का है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कोयल तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? पानी विदेशी मूल का नहीं है। निम्नांकित में देशज शब्द है। तो जो इसका तीसरा विकल्प है रेवड़, यह देशज शब्द है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यौवन भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? शब्द विशेषण नहीं है वह है धोखा। और अगला प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया है रोना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पूर्वकालिक क्रिया, बालक पढ़कर सो गया। पढ़कर सो गया, यह पूर्वकालिक क्रिया है। इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है? तो क्रिया विशेषण है वो अव्यय कहलाता है। और अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न पत्र का, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो सामने शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। शेष तीनों ही समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आपने ये प्रश्न पत्र का आरपीएससी की आंसर की से मिलान इस वीडियो में देखा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।